कि कोई व्यक्ति अगर नेत्रहीन है तो उसे ना नाम की जरूरत होती है और ना काम की, बिकॉज एक समाज में बना बनाया नाम होता है सूरदास का और बना बनाया काम होता है भीख मांगना। लेकिन और मेरे लिए ये रास्ता बहुत आसान भी हो सकता था। दृष्टि बाधित अभ्यर्थी हैं, उनके लिए 4 सीटें इस बार आरक्षित थीं। अच्छा। और उन्हीं 4 सीटों पे दृष्टि बाधित अभ्यर्थियों का चयन किया जाना था। अच्छा। तो उनमें से मेरा प्रथम स्थान है। तो बड़ी अच्छी कविता की 2 लाइनें हैं कि चाहता तो बच सकता था मगर कैसे बच सकता था, जो बचेगा कैसे रचेगा। मैं पढ़ाई जब करता हूँ तो मेरी मम्मी पढ़ती है और मैं सब सुन करके चीज़ों को समझता हूँ, याद रखता हूँ। सिमिलरली जब मुझे कुछ लिखवाना होता है तो मैं बोलता हूँ और फिर मम्मी लिखती है। मेरी रणनीति कुल मिलाकर के हार्ड वर्किंग पे निर्भर रही है और मैंने हार्ड वर्क को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया। इंसान शारीरिक रूप से डिसेबल नहीं होता है, दरअसल मेंटली लोग डिसेबल होते हैं। तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि जो लोग मेरे बारे गलत सोच रहे हैं, दरअसल वो मानसिक अक्षमता के शिकार। शारीरिक रूप से हर लोगों में कुछ ना कुछ समस्याएं होती है। किन्हीं के लिवर में प्रॉब्लम होता है, किन्हीं के किडनी में प्रॉब्लम होता है, किन्हीं के हार्ट में प्रॉब्लम होता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि किसी वे में मेरे पास मेरी आंखों में समस्या है। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। 69वीं बीपीएससी परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है और उसमें नवादा के भी कई लाल सक्सेस हुए हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं रवि राज हैं और जिन्होंने परीक्षा में सफलता पाई है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चूँकि इनका जो है सो दृष्टि बाधित कैटेगरी में हुआ है तो इसको ये कैसे टैकल कर पाए। और चूँकि इनके लिए तो फिजिकल भी समस्या थी, परीक्षा की तैयारी की भी समस्या थी, तो कैसे इसको ये कर पाए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद। आप अपना परिचय पहले बता दीजिए। मेरा नाम रवि राज है। मेरे पिताजी का नाम रंजन कुमार सिन्हा है और मेरी माताजी का नाम विभा सिन्हा है। मैं प्रखंड अकबरपुर और ग्राम मोहली का वासी हूँ। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई सेल्फ स्टडी ही और नवादा से ही की है, जिसमें मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मी का विशेष तौर पे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और मेरे सक्सेस का पूरा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को जाता है। आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ सब? मैंने 10th की पढ़ाई ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल मिर्ज़ापुर से पूरी की है और 12th की पढ़ाई मैंने सत्येंद्र नारायण इंटर स्कूल से पार नवादा में, जो कि लोकेटेड है, वहाँ से मैंने किया है। और ग्रेजुएशन मैंने ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस विद हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिंदी पेपर्स के साथ एसआरएस कॉलेज से पूरा किया है। अच्छा, तो ये बीपीएससी में जो सफलता मिली, रैंक क्या है? जी, ओवरऑल ये मेरा 490 रैंक है, लेकिन वीआई कैटेगरी जो विजुअली इम्पेयर्ड 4 लोग इस बार सेलेक्ट हुए हैं, उसमें मेरा फर्स्ट रैंक है। अच्छा, फर्स्ट रैंक आपका। जी। जो भी दृष्टि बाधित अभ्यर्थी हैं उनके लिए 4 सीटें इस बार आरक्षित थीं। अच्छा। और उन्हीं 4 सीटों पे दृष्टि बाधित अभ्यर्थियों का चयन किया जाना था। अच्छा, तो उनमें से मेरा प्रथम स्थान है। पहला स्थान पूरे बिहार में। जी। अच्छा, ये कैवें प्रयास में हुआ आपका? जी, ये मेरा तीसरा प्रयास था। अच्छा। इससे पहली बार जब मैं पहला लिखा था तो मेरे मेंस तक लिखा था। दूसरे में मेरा अच्छा, प्री मेन सक्सेस हो जी, गए थे। जी, नहीं, मैं मेंस सिर्फ मेंस लिख तक पाया पहुंचे था, थे। अच्छा। वो क्लियर नहीं हो पाया किन्हीं परिस्थितिगत कारणों से। अच्छा। दूसरा मेरा प्री भी क्लियर नहीं हुआ था। अच्छा, प्री नहीं हुआ था। हाँ, प्री भी क्लियर नहीं हो पाया था। अच्छा, और तीसरे प्रयास में मेरा इंटरव्यू क्लियर हो तीनों चुका है। क्लियर हो गया। जी। तो इस परीक्षा जो तैयारी कर रहे थे इसको कैसे कर रहे थे, मैंने या शुरू से एम था या एक होता है चांस कि हम बीपीएससी भी दे रहे हैं, टीचर का भी दे रहे हैं, या नहीं, कैसे कर रहे मैं थे? शुरू से ही सिविल सर्विसेज के प्रति ओरिएंटेड रहा था और मैं शुरू से यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। अच्छा। तो इस दौरान मैंने मेंस भी लिखा है और इस बार सितंबर माह में जो मेंस हुआ है यूपीएससी का, उसे भी मैंने लिखा है। इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है अच्छा। और उसके प्रति भी मैं आशान्वित हूँ। पर यूपीएससी की तैयारी करने के दौरान मुझे लगा कि बीपीएससी में भी मैं कोशिश करके देख सकता हूँ और मीनवाइल मैंने बीपीएससी की भी परीक्षाएं दी और आज मेरा रिजल्ट हो चुका है। तो आप तो जैसे दृष्टिबाधित है तो आपको तैयारी में बड़ी परेशानी होती है, उसको कैसे करते हो? नो डाउट परेशानियां तो होती हैं और जो दृष्टि बाधित है उन्हें भी परेशानियां होती हैं और जो पूरी तरह से सक्षम है सक्षम है। उन्हें भी परेशानियां होती है। बस बात यह है कि जो दृष्टि बाधित है उनकी परेशानियां कुछ और होती है और जो सामान्य है उनकी परेशानियां कुछ और होती है। तो आपकी क्या परेशानियां रहती है? खुद से सबसे पहले तो मैं सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाता हूँ। मेरी पूरी पढ़ाई या मेरी पूरी जीवन शैली वो दूसरों पे डिपेंडेंट होती है और इसमें मेरी मम्मी के द्वारा मेरा बहुत बड़ा सहयोग किया गया। मैं पढ़ाई जब करता हूँ तो मेरी मम्मी पढ़ती है और मैं सब सुन करके चीज़ों को समझता हूँ, याद रखता हूँ। सिमिलरली जब मुझे कुछ लिखवाना होता है तो मैं बोलता हूँ और फिर मम्मी लिखती है। तो टोटली मेरी मम्मी के द्वारा मेरी पढ़ाई को आगे बढ़ाया गया है।
मम्मी एक तरह से राइटर के रूप में है। जी, राइटर भी कह सकते हैं और स्पीकर भी कह सकते हैं, क्योंकि मम्मी ही किताबों को पढ़ती है और फिर मैं सुनता हूँ और समझता हूँ। तो आप खुद नहीं पढ़ सकते? जी, बिल्कुल नहीं। अच्छा, और लिख लिख भी नहीं नहीं, सकते? मैं लिख भी नहीं सकता हूँ। ओह! तो फिर जो मम्मी पढ़ती थी उस हिसाब से आप तैयारी किए हुँ। और फिर उसी हिसाब से आप लिखाते होंगे जो जिनको हाँ, भी। हाँ। तो पहला वाला में जैसे जब गए होंगे रिटेन में, तो रिटेन में क्या परेशानी आई? ये पहले में हुआ ये कि मुझे बहुत या ज़्यादा क्या प्रक्रिया रहता है जो जो व्यूअर है विज़ुअली उनको इम्पेयर्ड होते हैं, हाँ, उन्हें स्क्राइब यानी कि राइटर की सुविधा दी जाती है आयोग के द्वारा। और ये आयोग ये जो राइटर की सुविधा है आमतौर पे सेंटर के द्वारा प्रदान की जाती है। अच्छा, अब सेंटर पे ऐसा होता है कि बहुत बार सेंटर बहुत अच्छे और योग्य स्क्राइब को, राइटर को अवेलेबल नहीं करवा पाता है। अच्छा, तो मेरे साथ प्रथम प्रयास में यही हुआ कि मेंस में जब लिख रहा था, तो मेरा जो राइटर था वो बहुत जूनियर था, 10th का बच्चा था अच्छा, और वास्तव में वो इस बात से भी अवगत नहीं था कि वो बीपीएससी की परीक्षा को लिख रहा है। अच्छा, अच्छा। तो वो राइटर अपना नहीं देना होता है, राइटर वही लोग वहाँ पे हाँ, सेंटर पे रखते हैं। सेंटर वाले देते हैं। अच्छा, तो वो एक चूँकि उसको समझ हाँ, एक तरह से नया बहुत तरीके से प्रयोग ही हो जाता है। हुँ। अच्छा, तो उसमें थोड़ा दिक्कत हुई तो होगी। उसमें हुआ क्या कि वो बच्चा 10th का था, तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं थी और लोक सेवा की परीक्षाओं में बहुत जल्दी लिखना होता है, बहुत गति अच्छा, तेज़ होनी चाहिए। हुँ, हुँ। तो वो बहुत अच्छे से लिख भी नहीं पाया। दूसरी बात है कि उसके शब्दों की शुद्धता और अस्पष्टता दोनों बहुत ही संदिग्ध रही। अच्छा, तो वो ना तो अस्पष्ट लिख रहा था और ना तो शुद्ध लिख रहा था। अच्छा, और तीसरा ये हुआ था कि जो स्टैट्स के क्वेश्चन होते हैं, जो कि 72 मार्क्स के होते हैं और आम तौर पे वो अगर सही होते हैं तो 72 में 72 आ सकता है। अच्छा, पर वो स्टैट्स के क्वेश्चन को पढ़ ही नहीं पाया, जिसके कारण मेरा पूरा 72 मार्क्स का छूट गया। अच्छा। और इन कारणों से जो मेरा पहला प्रयास था, तो उसमें मुझे सफलता नहीं हासिल हुई और मेरा मेंस बहुत बड़े फासले से रह गया। और जो दूसरा प्रयास हुआ उसमें क्या दिक्कत आई? दूसरे प्रयास में हुआ ये था कि पहले 67th मैंने जो मेंस लिखा था 67th बीपीएससी का और 68 प्रीलिम्स के बीच का गैप सिर्फ 1 महीने का था। अच्छा, इसी बीच जब मैं मेंस लिख कर के आया 67th का तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मैं लगभग 10 से 15 दिनों तक बीमार रहा। अच्छा, तो मेरी पढ़ाई हो नहीं सकी और फिर घर पे कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी जिसके कारण मेरी पढ़ाई और ज़्यादा बाधित हुई। इस कारण से मैं प्री भी क्लियर नहीं कर पाया और सेकेंडली ये भी था कि मैंने कुछ सिली मिस्टेक्स कर दिए थे एग्ज़ाम्स के दौरान और उसका भी रोल रहा कहीं न कहीं मेरे फेलियर में। अच्छा, तो 2 जो फेल्योर हुआ, तो जी। तीसरा जो सफलता मिली इसको कैसे तैयारी किए? नहीं, मेरी रणनीति शुरू से ही सामान्य ही रही। मैंने उसी रणनीति को आगे रखा, जारी रखा क्योंकि पहले बार में मेरी जो विफलता थी वो मेरी रणनीति की विफलता नहीं थी बल्कि मेरी परिस्थिति की समस्याएँ थी या परिस्थिति जनित कारणों से विफलता मुझे मिली। और दूसरे में भी कहीं न कहीं परिस्थिति जनित कारणों से मुझे विफलता मिली कि मेरा स्वास्थ्य या मेरे घर की स्थिति कुछ सही अच्छी नहीं नहीं थे। रही थी। हुँ, बट तीसरे बार में क्योंकि मेरी रणनीति सही थी और मैं उसी रणनीति को फ़ॉलो करता रहा। और परिस्थिति साथ दे दिया। जी, और परिस्थितियाँ साथ देती गई और मेरी रणनीति कुल मिलाकर के हार्ड वर्किंग पे निर्भर रही है और मैंने हार्ड वर्क को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया। तो ये तो बड़ी लेकिन दिक्कत होती होगी कोई चीज़ को जैसे क्या पढ़ना है, वो तो मम्मी एक तरह से गाइड करती होगी। जी, बिल्कुल। चूँकि ऐसे होता है कि आम तौर पे जो कोचिंग क्लास भी आप नहीं लिए होंगे, नहीं, तो आम तौर पे जो लोग होते हैं, तो उनको तो यूट्यूब पे या फिर और जो ऑनलाइन जो कोर्सेज़ है, उसके ज़रिए लेते हैं। तो आप इसको कैसे टैकल करते थे? नहीं मैं यूट्यूब का सहारा लिया करता था, जी, पर उससे पहले मेरा बेस क्योंकि मज़बूत था, मैंने 10th में और 12th में अच्छे से पढ़ाई कर रखी थी, जी, तो मेरे लिए चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल कभी नहीं रहा। और फिर क्योंकि शुरू से मेरा लोक सेवाओं के प्रति मेरी अभिरुचि थी, जी। तो मैंने अपनी पढ़ाई को इसी क्रम में जारी रखा था। इसके कारण मैं जब ग्रेजुएशन के बाद स्टैंडर्ड्स बुक्स को पढ़ना शुरू किया, तो मेरे लिए उसे समझना बहुत आसान रहा। और इसके साथ-साथ मैंने यूट्यूब और दूसरे गूगल असिस्टेंट जैसे जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उनका बहुत डीपली और बहुत ज़्यादा थॉरोली उपयोग किया और इन सब तरीके से मैंने अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखा। तो जैसे किताब चयन करना हो या फिर जो ऑनलाइन देखना हो, तो इसका आप मार्गदर्शन कहाँ से कैसे करते होंगे? सर शुरू में तो यूट्यूब पे ही वीडियोज़ अवेलेबल होते हैं क्योंकि गूगल असिस्टेंट होता है, उससे मेरे लिए यूट्यूब के वीडियोज़ को सर्च करना थोड़ा आसान होता है। अच्छा, तो मैं स्क्रॉल करके और थोड़ा समय मेरा ज़्यादा लगता है, मुझे थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना होता है, पर मैं उससे घबराए बिना अपना काम करते रहता हूँ। तो मैंने यूट्यूब से कुछ बुक्स को सर्च किया कि कौन से बेटर बुक्स हो सकते हैं
और फिर एक बार जब मैंने बुक्स को देख लिया कि ये बुक्स बेटर है, फिर मैंने उसे मल्टीपल टाइम्स पढ़ा और मल्टीपल टाइम्स मैंने उसे रिवाइज़ किया। तो एक-एक बुक मैंने 10 टाइम्स टू 15 टाइम्स रिवाइज़ कर रखा है और चीज़ें भी मुझे अच्छे से समझ में आती हैं। तैयारी को लेकर थोड़ा बताइए कि तैयारी कब से आपने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी थी? मैं सितंबर 2020 के बाद से मैंने तैयारी अच्छे से शुरू की। कोरोना काल से कर हाँ, सकते हैं। कोविड के बाद से मैंने उस तैयारी शुरू कर दी अच्छा। और इसी क्रम में 2021 में मैंने पहला बार फॉर्म फिल किया था 67th बीपीएससी का, जिसकी परीक्षा 2022 में हुई थी। लेकिन उसमें मैंने जैसा कि बताया कि पूरी तरह से सफलता नहीं मिली। फिर 2023 में भी जो 68वीं बीपीएससी की परीक्षा रही, उसमें भी सफलता नहीं मिली। पर लास्टली मुझे 2024 में जो समाप्त हुआ है, उसमें सफलता मिली। तो फुल्ली फोकस्ड आप बीपीएससी पे थे, दूसरा कोई एग्जाम नहीं नहीं? सर, मैंने यूपीएससी पे को बहुत अच्छा ज़्यादा यूपीएससी, प्रायोरिटी दिया अच्छा यूपीएससी पे। और चूँकि मेरी यूपीएससी की तैयारी बहुत बढ़िया रही है, तो अच्छा, उसके कारण मेरे लिए बीपीएससी करना बहुत आसान रहा। अच्छा, मैंने बहुत डेडिकेटेड होकर के बीपीएससी की पढ़ाई नहीं पढ़ी, पर चूँकि यूपीएससी की पढ़ाई के दौरान मैंने चीज़ों को बहुत अच्छे से कंसोलिडेट कर रखा था, तो उसे सिर्फ़ बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रक्चर करना मुझे पड़ा और इसके साथ-साथ जो बिहार स्पेशल चीज़ें होती हैं, उसको देखना उसे पड़ा। मुझे देखना पड़ा। अच्छा, मटेरियल के तौर पे अगर जो व्यूअर देख रहे होंगे, तो जी। मटेरियल के तौर पे क्या देखना चाहिए या क्या आप देख रहे थे जिससे आपको सफलता मिली? सबसे पहले तो एनसीईआरटी नो डाउट ये सिविल सर्विसेज के लिए गीता, कुरान और बाइबल है। हुँ, हुँ। जो एटलीस्ट 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटीज़ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस की होनी चाहिए। इसके साथ-साथ कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे हिस्ट्री के लिए हम मॉडर्न हिस्ट्री में विपिन चंद्रा की किताब को पढ़ सकते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा की बुक को पढ़ सकते हैं। मिडेवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्र की बुक पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, उसके लिए 11 और 12 की एनसीईआरटी पर्याप्त है। पॉलिटिकल साइंस के लिए लक्ष्मीकांत की किताब अपने आप में बहुत सफिशिएंट और बहुत बढ़िया है। इकॉनमी का जो है उसके लिए हमें 11th की एनसीईआरटी अगर हम पढ़ लेते हैं, जिसमें इंडिया का इंडिपेंडेंस के बाद से इकॉनमी की चर्चा की गई है, वो अपने आप में बहुत पर्याप्त है और साथ में करंट अफेयर से उसे अपडेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और साइंस एंड टेक के लिए तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर साइंस की है तो उससे काम हो जाता है और इसके साथ-साथ करंट अफेयर और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स इन सब का बहुत इम्पोर्टेंस है, तो किसी भी हाल में इसको स्किप नहीं किया जा सकता है। ऑनलाइन ऑनलाइन कोर्सेज में किसका देखा जा सकता है, किसका आप सहारा लिए? सर ऑनलाइन में एज़ सच मैं किसी एक सोर्स का नाम मुझे समझ में नहीं आता है, पर मैंने मधुकर कोटवे सर के सोर्स को थोड़ा रेफ़र किया था क्योंकि उनके द्वारा जो चीज़ें बताई गई है ज्योग्राफी में वो बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है और बहुत यूज़फुल रहा है। साइंस टेक में भी मधुकर कोटवे के मैंने लेक्चर्स को देखा था, तो मधुकर कोटवे सर के लेक्चर्स बहुत यूज़फुल रहे। सिमिलरली मैं एएफई आईएएस को भी फॉलो किया करता हूँ, जिसपे डॉक्टर विजय अग्रवाल सर जो एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हैं, तो उनको मैं देखता हूँ और दृष्टि आईएएस के जो यूट्यूब चैनल है जिसपे डेली ऑडियो लेक्चर, ऑडियो आर्टिकल या फिर और भी दूसरे उसके प्रोग्राम्स हैं, उनको मैं फॉलो करता हूँ। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और जी। बीपीएससी में आए, तो ये दोनों में क्या फ़र्क आपको लगा? नहीं, दोनों के बीच मूलभूत फ़र्क यही है कि दोनों का क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग रहा करता था 68th तक, पर 69th में मैंने देखा कि फ़र्क बहुत कम हो चुका है। अच्छा, पहले बीपीएससी में फैक्चुअल ज़्यादा पूछा जाता था और यूपीएससी में कंसेप्चुअल ज़्यादा होता था। पर 69th बीपीएससी में मैंने देखा कि वो अब फैक्चुअल विथ कंसेप्चुअल का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जा रहा है और अब अगर बीपीएससी की तैयारी किसी को करनी है तो उसे यूपीएससी के अप्रोच के साथ ही पढ़ना होगा। मतलब और यूपीएससी और बीपीएससी में बहुत ज़्यादा अंतर हाँ, नहीं रह अब गया। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहा है। कमोबेश लिखने की जो शैली होनी चाहिए वो दोनों में बहुत इम्पोर्टेंट है और इस बार के जो क्वेश्चन 69th बीपीएससी के मेंस में भी पूछे गए, वो भी थोड़े अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थे और वो ऐसे क्वेश्चंस थे जिनको सिर्फ रोट लर्निंग से सॉल्व नहीं किया जा सकता है। जैसे पहले ऐसा हो जाता था कि कुछ क्वेश्चन रोट लर्निंग के बेस पे सॉल्व किए जा सकते थे, पर अब हर एक क्वेश्चन के लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक और सलाह जो हो सकती है कि स्टैट्स को लोग सीरियसली लें और कोशिश करें कि 72 आउट ऑफ 72 उसमें स्कोर करें। और इसके लिए अगर बेसिक मैथ्स पता है और एग्जामिनेशन हॉल में हम कूल काम एंड कंपोज्ड रहते हैं और अपने स्किल्स पे बिलीव करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, तो आई थिंक बहुत आसान है 72 आउट ऑफ 72 स्कोर करना। अच्छा, एक कॉमन बात है, ये जो
सफलता का जो श्रेय वाला सवाल है, जी। इसमें आप किन्हें श्रेय देना चाहेंगे? या किस परिस्थिति को, या कैसे इसको क्या श्रेय देंगे, कैसे श्रेय देंगे? मेरी सफलता के लिए मैं 3 लोगों या 3 परिस्थितियों को देना चाहूँगा। एक तो सबसे बड़ा श्रेय मेरी मम्मी को निश्चित रूप से जाता है, क्योंकि मैंने अपनी पूरी की पूरी पढ़ाई अपनी मम्मी की हेल्प से पूरी की है। दूसरे नंबर पे मैं अपने पापा के कंट्रीब्यूशन, उनके जो सैक्रिफाइसेस रहे हैं या मेरी पढ़ाई के प्रति जो उनका डेडिकेशन रहा है, इसे देना चाहूँगा। और तीसरे में मैं हर उन लोगों को देना चाहूँगा जिन्होंने किसी भी तरीके से मेरे लिए गुड विशेस दिया, और जिन्होंने किसी भी तरीके से मेरी पढ़ाई में योगदान दिया। फिजिकल चैलेंज भी था और उसके बाद परीक्षा का जो चैलेंज रहता है, जी। तो इसमें आपको सामाजिक रूप से भी परेशानियाँ आई? हाँ, बिल्कुल सामाजिक रूप से तो परेशानियाँ आती ही हैं, पर उसको कैसे टैकल किए? मेरा मानना ये है कि इंसान शारीरिक रूप से डिसेबल नहीं होता है, दरअसल मेंटली लोग डिसेबल होते हैं। तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि जो लोग मेरे बारे गलत सोच रहे हैं, दरअसल वो मानसिक अक्षमता के शिकार है, तो वो ज़्यादा बेहतर है। शारीरिक रूप से हर लोगों में कुछ ना कुछ समस्याएँ होती हैं। किन्हीं के लिवर में प्रॉब्लम होता है, किन्हीं के किडनी में प्रॉब्लम होता है, किन्हीं के हार्ट में प्रॉब्लम होता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि इसी वे में मेरे पास मेरी आँखों में समस्या है, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ शर्म वाली बात होनी चाहिए या फिर कुछ और तरीके की। पर नो डाउट समस्याएँ कुछ-कुछ होती हैं, जिसे टैकल करने के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव मेंटालिटी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लोग तो सवाल करते रहते हैं ना, खाली मन तो कुछ करते रहता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे ट्रेडिशनली ये समझा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर नेत्रहीन है, तो उसे ना नाम की ज़रूरत होती है और ना काम की। बिकॉज़ एक समाज में बना-बनाया नाम होता है सूरदास का, हुँ, हुँ। और बना-बनाया काम होता है भीख माँगना। हुँ। लेकिन मेरे लिए ये रास्ता बहुत आसान भी हो सकता था, पर मैंने इन रास्तों को ना चुन करके एक बड़ी अच्छी कविता की 2 लाइनें हैं कि चाहता तो बच सकता था मगर कैसे बच सकता था, जो बचेगा कैसे रचेगा। तो मैंने कविता की इन 2 लाइनों को अपना मूलाधार बनाया और इसी को फ़ॉलो करते रहा मैं। मम्मी कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? जी, अंडर ग्रेजुएट हैं। किस विषय से हैं? अब हिस्ट्री उनकी पेपर रहा है, अच्छा। और इसके साथ-साथ जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स रहे हैं, सोशियोलॉजी और फिलॉसफी, ये सारे पेपर्स रहे हैं। तो मान ली घर में तो मम्मी सहयोग करती हुँ। थी, स्कूल में कैसे सहयोग मिलता था? नहीं, जब स्कूल डेज़ में मैं था तो मेरी समस्या इतनी ज़्यादा गंभीर नहीं थी। ये दरअसल मैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से सफ़र कर रहा हूँ। इसमें प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम होता है, अच्छा, यानी ये धीरे-धीरे बढ़ते जाता है। तो स्कूल डेज़ में समस्याएँ तो थी, पर उतना नहीं थे, सम काम चलने हाँ, में। फ्रेंड्स का सहयोग मिलता था तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती थी। अच्छा। फिर स्कूल में टीचर्स का भी कहीं न कहीं सहयोग मिलता था, तो विद द हेल्प ऑफ टीचर्स एंड अदर फ्रेंड्स मेरे लिए चीज़ें आसान रही थी। पर जब मैं स्कूलिंग मेरा पूरा हुआ, उसके बाद समस्याएँ बहुत तेज़ी से बढ़ी, और फिर वहाँ पे एट द सेम टाइम मुझे अपनी मम्मी का मदद मिला, और फिर मैंने उसे टैकल किया। इस सफलता को लेकर अब परिवार के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कुछ प्रतिक्रिया आपके पास तो आ ही रही होगी। सब लोग बहुत खुश हैं, और ये सोच कर के कि मैंने एक लंबी जर्नी को पूरा किया, तो नो डाउट सब लोग बहुत खुश हैं, और सब लोग होपफुल है कि जो मैं सितंबर में मेंस लिखा हूँ यूपीएससी का, उसमें भी मेरे रिजल्ट्स पॉजिटिव ही रहेंगे। तो आगे अभी और लक्ष्य आगे जाना है, जी, ये एक पड़ाव है। यहाँ रुकना नहीं है। ये मंजिल नहीं बल्कि एक पड़ाव है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने मंजिल को अचीव करूँ। थैंक यू। थैंक यू कुल सर। मिलाकर बात करने की कोशिश कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि जो फिजिकल रूप से रहते हैं तो उनको असहाय, लाचार समझा जाता है। तो उसके लिए उदाहरण है कि कुछ भी नहीं है, हौसला रखना चाहिए और सफलता उनके कदम चूमती है। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।